हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज है हमारा 45 हेड चैलेंज का डे 8। डे 7 हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप सब भी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग यहाँ पर हमारे इस चैनल के माध्यम से मिल रही होगी। सो आज का चैलेंज स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, तो समय की बर्बादी करे बगैर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के चैलेंजेस क्या है हमारे, हम आज कवर करेंगे चैप्टर हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट पे, जिसमें हम जान पाएंगे आज की क्लास के बाद एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, कंजप्शन फंक्शन के बारे में आप जानोगे, सेविंग फंक्शन क्या होता है इसके बारे में आप जानोगे, ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आप जानोगे, ठीक है। एंड देन एक्स एंटे सेविंग्स एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपोर्ट सेविंग, एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट्स, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये सब टॉपिक्स आज आप जान पाओगे इस वीडियो के माध्यम से। सो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला आता है एग्रीगेट डिमांड। सर एग्रीगेट डिमांड सर होता क्या है? तो भैया कक्षा 11 में आप पढ़ गए डिमांड क्या होता है। डिमांड क्या होता था? डिमांड की विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू बाय गुड्स एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। कि आदमी, कोई इंसान क्या खरीदना चाहता है, अलग अलग प्राइसेस पे, ये डिमांड होती थी, ठीक है। एक इंसान के बारे में बात करते थे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हम एज ए इकोनॉमी होल बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, इकोनॉमी में जो भी लोग हैं, जो भी सेक्टर से, सर सब तरफ से लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं, ओवरऑल सेक्टर से, ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमी में बने हुए की कितनी डिमांड आ रही है, या हम कह सकते हैं कि लोग कितना खर्चा एक्सपेंडिचर प्लान कर रहे हैं वो ड्यूरिंग द ईयर करेंगे ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, ठीक है जी। सो एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल डिमांड फॉर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है सर। तो एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब क्या है भैया, डिमांड कब करोगे, जब पैसा होगा। दैट मीन्स आपके पास इनकम, आपके एम्प्लॉयमेंट क्या है, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा इकोनॉमी के अंदर डिमांड कितनी होगी, एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी। तो कोई भी इंसान, सर अब एक सिंपल सी बात समझना, आप गुड्स को क्यों खरीदना चाहते हो, आप डिमांड क्यों करते हो, आप कोई चीज को क्यों पाना चाहते हो, क्यों उसकी डिमांड करना चाहते हो, उसके दो ही पर्पज कारण हो सकते हैं। या तो आप उसको कंज्यूम करोगे सर, या तो आप उसका क्या करोगे, कंजप्शन करोगे, या फिर आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे। दैट मीन्स फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस में उसको अप्लाई करोगे, ठीक है जी। तो डिमांड दो ही चीजों के कारण होती है, या तो कंजप्शन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया हमारा, एग्रीगेट डिमांड हो गया सर हमारा कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई सर। चलिए, तो ये आपके पास एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल है, दैट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन है, किस तरह से एग्रीगेट डिमांड चलती है। तो सपोज करें सबसे पहले इनकम हमारी जीरो है, जीरो इनकम पे सर हमारा कंजप्शन 100 रुपए का है, कंजप्शन कितना है, 100 रुपए का है। इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, 50 है। हमने यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर किया है, ये इन्वेस्टमेंट्स हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स। क्या है ये, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं इन द इकोनॉमी। इसके बारे में आगे और हम जान पाएंगे, ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट्स को आप यहाँ पर कांस्टेंट लेके चलिएगा। इनकम जीरो है, 100 रुपए आप कंजप्शन पे खर्च करोगे, तो आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, 150 यूनिट हो गई। आप बोलोगे सर जीरो इनकम पे कंजप्शन होता है बाबा, बिल्कुल होता है। जीरो इनकम हुई तो क्या हुआ, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन इकोनॉमी में हमेशा रहेगा। तो ये जो 100 रुपए है, ये हमारा क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन है। ये क्या है हमारा, ऑटोनोमस कंजप्शन विच रिमेन्स देयर इन द इकोनॉमी एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये होगा ही होगा, ठीक है। आप कोविड में कोई आदमी अनएम्प्लॉयड हो गया, या मान लो हमारे पास आज कमाई नहीं हो रही हमारी, हम अनएम्प्लॉयड, खाना थोड़ी छोड़ देंगे, तो भैया कंजप्शन तो हम करेंगे, कोई ना कोई चीज़ का कंजप्शन तो हमें करना ही पड़ेगा। तो मिनिमम कंजप्शन इकोनॉमी में हमेशा रहेगा, चाहे इनकम आपकी जीरो क्यों ना हो। उस मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन को बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, ठीक है। फिर जैसे ही सर आपकी इनकम इंक्रीज होती, जीरो से 100 रुपये हो गई, तो आपका कंजप्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर आपकी इनकम 100 से 200 होगी, आपकी कंजप्शन और बढ़ जाएगा। फिर आपकी इनकम 200 से 300 हुई, आपका कंजप्शन और बढ़ जाएगा। एंड इस सेंस में जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी, आपका कंजप्शन भी बढ़ता रहेगा, और आपका कंजप्शन बढ़ता रहेगा तो आपका एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता रहेगा। आप यहाँ पर एक चीज गौर कर सकते हो कि इनकम देखो यहाँ पे 400 है, एग्रीगेट डिमांड आपकी 350 है, तो भैया 50 रुपए का गए, भैया सेव हो गए होंगे। प्रैक्टिकली आदमी जो है वो सारा पैसा थोड़ी खर्च कर देगा, कुछ सेविंग भी करेगा। और अगर मैं बात करूं ये ऑटोनोमस कंजप्शन कहाँ से हो रहा था, सेविंग से ही तो होता है बाबू, ठीक है। तो कहने का मतलब इनकम बढ़ेगी तो हमारा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा, हमारा कंजप्शन बढ़ेगा, और इनकम के बढ़ने के साथ सेविंग्स भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये एक पॉइंट हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया सर। आगे बढ़े सर। अब एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाते हैं। अब क्या बनाएंगे, एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट शेड्यूल को क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक है जी। डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ इनकम, ग्रेटर द लेवल ऑफ इनकम ग्रेटर द
परचेजिंग पावर एंड ग्रेटर द डिमांड। ठीक है सर, ये बात तो सर समझ में आ गई, हमें तो पहले से ही पता था सर। आपने क्या नई बात बताई? बिल्कुल बेटा, आप तो ज्ञानी हो, आपको सब कुछ पहले से पता होता है बेटे। हम कौन होते हैं आपको बताने वाले? लो बेटा, तो ये लो बेटे, ये हमारा जो एक्स एक्सिस है इस पे हम रखेंगे बेटा, किसको रखेंगे? इस पे हम रखेंगे इनकम को, जो किसके बराबर होती है? एम्प्लॉयमेंट के। और किसके बराबर होती है? आउटपुट के। तो जितना इकोनॉमी में आउटपुट होगा, जितना इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट होगा, उतनी ही इकोनॉमी में क्या होगी? इनकम होगी। ये आप नेशनल इनकम में भी पढ़ के आए हो, जितनी वैल्यू का आउटपुट होता है उतनी ही इनकम होती है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। यहां पर आप ले लेंगे कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। तो एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होता है? कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के बराबर। हमने इन्वेस्टमेंट्स क्या लिए थे सर? सर इन्वेस्टमेंट्स तो हमारे ऑटोनोमस थे, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट जो थे वो कांस्टेंट थे एट एवरी लेवल ऑफ इनकम। इन्वेस्टमेंट क्या थे सर? कांस्टेंट थे। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट कर्व हो गया, ये आपका बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट कर्व हो गया। अगर आपने गौर किया हो, जो कंजप्शन हमारा कर्व है, ये कंजप्शन हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। कंजप्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और जीरो इनकम पे भी सो कंजप्शन हो रहा है। दैट मीन्स जो आपका कंजप्शन कर्व होगा वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा सर। वो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो अबव द जीरो से पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ऐसा क्यों होगा सर? क्योंकि मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन हमेशा इकोनॉमी में होगा, चाहे इनकम जीरो ही क्यों ना हो। और जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे कंजप्शन भी इंक्रीज होगा। तो ये एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा हमारा। ठीक है सर, ये क्या बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। तो बेटा ये हमारा हो गया कंजप्शन कर्व। इसको मैं थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ ना, थोड़ा सा और सुंदरता के लिए इसको मैं थोड़ा यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि एडी बनाना ना। तो ये हमारा जो है, ये हमारा हो गया बेटे कंजप्शन कर्व। ठीक है सर, ये कंजप्शन कर्व हो गया सर, बिल्कुल हो गया सर। अब ये जो है, ये क्या है? ये आपका है ऑटोनोमस कंजप्शन। क्या है सर? ये ऑटोनोमस कंजप्शन, दैट इज कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या होगा सर? एग्रीगेट डिमांड इज बेसिकली समेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन। इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन को जोड़ोगे तो क्या आएगा? एग्रीगेट डिमांड आएगा। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है हमारा इससे ऊपर ड्रॉ होगा, और हमारा जो एडी कर्व होगा वो पैरेलल टू कंजप्शन कर्व होगा। वो पैरेलल टू कंजप्शन कर्व होगा। बोले सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन्वेस्टमेंट, जो कि हमने क्या लिया है? कांस्टेंट लिया है। ठीक है जी, तो ये आपका एडी कर्व आपका हो गया। मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है। एडी कर्व हैज बीन शोन एज सम ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। आई इज इन्वेस्टमेंट कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम, दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। हमारे एजम्पशन ये है कि हमने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे कंसीडर किया है। सी हमारा कंजप्शन कर्व है, जो कि क्या है? पॉजिटिव अपवर्ड स्लोप कर्व है। क्यों? क्योंकि इनकम इंक्रीज होगी तो हमारा कंजप्शन भी इंक्रीज होगा, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। एडी कर्व जो है अबव द ओरिजिन से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? अबव द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्यों होगा सर ऐसा? बिकॉज देर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन इवन व्हेन द इनकम इज जीरो। द कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज टर्म्ड एज ऑटोनोमस कंजप्शन, सी बार। ठीक है, इसको सी बार से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपके। एडी कर्व हैज ए पॉजिटिव स्लोप। एडी कर्व का स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। ये शो करता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एडी भी बढ़ेगा, एंड वाइसे वर्सा। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। एडी कर्व जो है पैरेलल होता है कंजप्शन कर्व के। एडी कर्व क्या होता है? पैरेलल होता है कंजप्शन कर्व के। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वर्टिकल गैप है वो क्या है बेटे? वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, जो कि हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर एडी कर्व का कंप्लीट हो गया सर। आगे बढ़े सर, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। लो बेटे, लो मेरे बेटे, अब एडी कर्व में जो हमारा एडी है इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? तो वो डिपेंड करता है आपकी टाइप ऑफ इकोनॉमी में। किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ इकोनॉमी में। चलिए, अगर कंपोनेंट ऑफ एडी, यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं कि कंपोनेंट ऑफ एडी इन क्लोज्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब क्या है? वो इकोनॉमी जिसने अपने दरवाजे बाहर की दुनिया के लिए बंद कर रखे। दैट मीन्स बाहर की जो कंट्रीज है, दूसरी फॉरेन इकोनॉमीज है, उनके साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। ये हो गई क्लोज्ड इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में दो केस है। एक तो टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, एक होती है थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। नाम से आपको पता लग रहा होगा, टू सेक्टर और यहाँ पर थ्री सेक्टर। बोले सर ये क्या? टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर होगा और प्रोड्यूसर सेक्टर होगा। चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ लिया था हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, नो गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है सर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा। और प्रोड्यूसर क्या करेगा बेटे? वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगा। तुम्हारा एडी क्या हो जाएगा? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, ठीक है जी। अब आगे बढ़े। फिर आ गया हमारा थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या आ गया बेटे?
थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में 3 सेक्टर हैं सर। कौन कौन से 3 सेक्टर हैं? एक तो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, एक हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है, और तीसरी हो जाएगी गवर्नमेंट। तीसरी क्या हो जाएगी? गवर्नमेंट। हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी करेगा, ठीक है, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ, फूड फॉर आर्मी एटसेट्रा, और साथ में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करेगा, जैसे कि रोड बनाया, ब्रिज बनाया, डैम बनाया, ठीक है जी। तो यहाँ पर एडी क्या हो जाएगा? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, साथ में गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लो, भले ही स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नोट बना लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपकी पीपीटी हम शेयर करते रहते हैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। चलिए, अब अगर सर ओपन इकोनॉमी है तो क्या होगा? ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है? अब हमने हमारी इकोनॉमी के दरवाजे बाहर की दुनिया के लिए खोल दिए। दैट मीन्स 3 सेक्टर के बाद चौथा सेक्टर आ जाएगा। चौथा सेक्टर क्या होता है बेटा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमको छोड़कर बाकी दुनिया, ठीक है। तो ओपन इकोनॉमी में 4 सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज करेंगे, एग्रीगेट डिमांड। एक्सपोर्ट्स क्या करेंगे? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेंगे। दैट मींस हम एक्सपोर्ट करते तो क्या हो रहा है? हमारी इकोनॉमी में बना हुआ गुड्स एंड सर्विस बाहर जा रहा है, तो एडी बढ़ रहा है, ठीक है। और इंपोर्ट क्या करेंगे? इसको डिक्रीज करेंगे। इंपोर्ट एडी को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड हमारी जो है ओपन इकोनॉमी में क्या हो जाएगा सर? कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। देन इसमें जोड़ देंगे गवर्नमेंट का कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देन साथ में जोड़ देंगे नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो हम इसमें जोड़ देंगे नेट एक्सपोर्ट्स। इस तरह से हमारा कंपोनेंट ऑफ एडी इन ओपन इकोनॉमी यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है सर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं बेटे। वेरी गुड, देखो फटाफट चलता रहो ना तुम्हारे लिए बेटे, जल्दी से, तुमको जोर आता है ना ज्यादा पढ़ने में। लो बेटा, अब बोले सर एग्रीगेट सप्लाई। अब बोले सर एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई आपने पढ़ाई है। व्हाट प्रोड्यूसर्स आर ऑफरिंग फॉर सेल, कहने का मतलब इकोनॉमी के अंदर जो प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विस है वो क्या प्लान कर रहे हैं, वो कितना आउटपुट प्लान कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर सेल करने के लिए, वो होता है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। जितने भी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन टोटल बात करेंगे हम क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके सर, यहाँ पर एक पॉइंट है बॉक्स में, वो क्या है सर? एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है सर? एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर होता है सर। इसका मतलब क्या है? अरे भैया सिंपल सी बात है, मैं प्रोड्यूसर हूं, अगर मैंने ये एक पेन बनाने की सोची है और ये 20 रुपए की वैल्यू का पेन है, दैट मीन्स 20 रुपए की इकोनॉमी में क्या होने वाली है? इनकम होने वाली है। तो जितनी वैल्यू का आउटपुट प्लान होगा उतनी वैल्यू की क्या होगी? इनकम प्लान होगी। तो जितना वैल्यू का आउटपुट होगा उतनी वैल्यू की क्या प्लान होगी? क्या होगी? इनकम। जितनी वैल्यू का आउटपुट प्लान करूंगा उतनी वैल्यू की क्या होगी? इनकम। दैट मींस एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होएगा? इनकम के बराबर, क्योंकि जितनी वैल्यू का आउटपुट प्लान कर रहा हूं वो क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है जी। इसको देख लेते हैं। When aggregate supply is expressed in physical terms, it refers to total output of goods and service, ठीक है, in the economy. We know that value of total output is distributed to factors of production. जो भी टोटल आउटपुट है उसका उस वैल्यू को वो जो है, अगर 20 रुपए का पेन है तो 20 रुपए कहाँ बटेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बटेगा, ठीक है सर। इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एट डोमेस्टिक एंड नेशनल लेवल को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। सो हम बोल सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। अब भैया एक सिंपल सी बात बताओ, आप जो भी काम करते हो, आप जो भी काम करोगे फ्यूचर में, ऑब्वियसली आप पढ़ रहे हो, आप फ्यूचर में बिजनेस करोगे चाहे जॉब करोगे, कुछ भी करोगे, आपकी एक सर्टेन इनकम आएगी। उस इनकम का आप क्या करोगे? उस इनकम का आप 2 काम करोगे बेटे। क्या करोगे? या तो कंजप्शन पे खर्च कर दोगे, या फिर आप उसको सेव कर लोगे, या फिर उसको आप सेव कर लोगे। इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट और सेविंग अलग अलग कंसेप्ट है। सेविंग का मतलब जैसे आपने अगर एफडी कराई है, आपने कोई गोल्ड खरीद लिया, आपने कोई शेयर खरीद लिया, ये सब क्या है? सेविंग से, इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाते। अकाउंटिंग सेंस में ये हमारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन, ऐसी चीजें जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट हो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। तो उसके अलावा आप जो भी पैसा बचा रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, या आप गोल्ड खरीद रहे हो, या जो भी खरीद रहे हो, वो सब क्या है? वो सब सेविंग्स में कंसिडर होता है। तो आप अपनी इनकम का क्या करोगे? एक पार्ट कंजम्पशन पे खर्च करोगे एंड एक पार्ट आप सेविंग पे खर्च करोगे। आगे बढ़े सर? हाँ बिल्कुल सर, आगे बढ़ो। तो कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम, द मेजर पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड द बैलेंस इज सेव्ड। दैट मीन्स इनकम आइदर सेव्ड और कंज्यूम्ड। तो हमारा यहाँ पर नेशनल इनकम के बराबर क्या हो जाएगा? एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है हमारा? कंजप्शन प्लस सेविंग्स। सिंपल, समझ में आ गया? चलिए अब शेड्यूल के माध्यम से इसको समझते हैं।
इन्वेस्टमेंट जीरो है सर, इन्वेस्टमेंट क्या है, जीरो। कंजप्शन कितना होगा सर, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन जीरो इनकम पे होता है, जो हमारे पूरे पिछले एग्जांपल में था। 100 रुपए आपने जो है सर खर्च कर दिए। अब 100 रुपए कहां से खर्च करे सर, 100 रुपए आपने अपनी सेविंग में से खर्च किए। तो कहने का मतलब ये 100 रुपए कहां से आए, ये आपकी सेविंग क्या हो गई सर, नेगेटिव हो गई। और सी प्लस एस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जितनी इनकम उतना ही एग्रीगेट सप्लाई। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपका कंजप्शन भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजप्शन बढ़ेगा, तो आपकी सेविंग भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो ये इनकम है ये कितना होगा, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगा। तो हैंस प्रूव्ड सर कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो हमारे नेशनल इनकम के बराबर होता है। अब इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। छोटा सा बड़ा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डायग्राम ड्रॉ होएगा बेटा, ठीक है। लो बेटे, लो बेटे, तो आपको पता है ना, ये जो आपका जो ये कर्व हम बना रहे हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, बेसिकली 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री मैट्रिक्स है ना, ये आपको समझ में आता होगा। तो इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, एंड यहां पर हम ले लेंगे कंजप्शन एंड सेविंग, ठीक है। ठीक है सर। अब सर कंजप्शन एंड सेविंग नहीं बोलूंगा, बोलूंगा कंजप्शन प्लस सेविंग बोलूंगा इसको, है ना। तो बोलोगे तुम सर ये क्या लिख दिया आपने, सर गलती कर दी आपने। हाँ बेटे मैं गलत कर देता हूँ। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा, कंजप्शन प्लस सेविंग, ठीक है सर। तो भैया हमने क्या कहा था, जितनी इनकम होगी उतना क्या होगा, उतना एग्रीगेट सप्लाई होगा, उतना एग्रीगेट सप्लाई होगा। तो वाई एक्सिस पे क्या है बेटे, एग्रीगेट सप्लाई है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, इनकम है। जितनी इनकम उतना एग्रीगेट सप्लाई। दैट मीन्स जो आपका एएस कर्व होगा, जो आपका एएस कर्व होगा वो क्या होगा, वो बेटे 45 डिग्री कर्व होगा। क्या होगा, 45 डिग्री कर्व। क्या होगा बेटे, 45 डिग्री कर्व। दैट इज ये कर्व जो है हमारा, जो हमारा एक एएस कर्व होता है, ये क्या होता है बेटे, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बोले सर ऐसा क्यों, क्योंकि भैया जितनी एग्रीगेट सप्लाई होती है उतनी क्या होती है, इनकम होती है। तो ये दो कर्व होता है हमारा, एस कर्व, इक्वी डिस्टेंट होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। क्लियर है। तो ये आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। थोड़ा और छोटा कर देता हूँ बेटा आपके लिए, ये लो, ठीक है। अब आप इसका अच्छा सा एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लेना अपने नोट्स में। चलिए सर, अब सर आया एक टर्म प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है, आप इसको सर्च करना। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है सर, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है आपका रुझान। आपका रुझान क्या होता है, रुझान कैसे लिखते हैं, आपका रुझान कहने का मतलब आपकी आदत। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब आपकी कंजप्शन पे खर्च करने की आदत। इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि आप अपनी इनकम का कितना पार्ट कंजप्शन पे खर्च करोगे। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो आप उसका कितना प्रोपोर्शन, 80%, 70%, 60% कितना कंजप्शन पे खर्च करते हो, ये बताता है हमको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला हो गया बड़ा सिंपल सा, कंजप्शन अपॉन इनकम। कंजप्शन अपॉन इनकम। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम जो है, अगर 100 रुपए है और कंजप्शन आपका 80 रुपए है, दैट मीन्स आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगा, 80 अपॉन 100, दैट इज 0.80। 0.80 इट मीन्स आप 1 रुपया कमा के 80 पैसा खर्च कर रहे हो। दैट मीन्स 80% आप कंजप्शन पे खर्च करते हो। तो ये आपका आ गया सर क्या, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्लाइड चेंज करता हूं मैं। चलिए अब देखिए, इसको इस माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। जो हमने अभी तक एग्जांपल हम सारा कॉमन लेके चलेंगे कि इनकम 0 से हम 400 तक लेके गए, कंजप्शन 100, 150, 200 ऐसे बढ़ाते गए। अब आप एबीसी निकाल लोगे, सी अपॉन वाई करके 1.5, यहाँ पे आपका कंजप्शन ज्यादा था, ये तो आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, नॉट डिफाइंड बेसिकली, ठीक है, निकलेगा नहीं आपका, क्योंकि ये आपका 100 अपॉन 0 है। ये आ जाएगा बेटे 1.5, ये 1, ये 0.833, 0.75। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप 1 रुपया कमा के 1.5 रुपया खर्च कर रहे हो,
यहाँ पर आप 1 रुपये कमा के 1 रुपये खर्च कर रहे हो, यहाँ पर आप 1 रुपया कमा रहे हो तो 0.83 मतलब 83 पैसा आप खर्च कर रहे हो, यहाँ पर आप 0.75 मतलब 75 पैसा आप खर्च कर रहे हो कंजप्शन के ऊपर। दैट मीन्स बाकी का कहाँ जा रहा है, बाकी का सर सेविंग में जा रहा है। और यहाँ पर 1.5 खर्च कैसे कर रहे थे, 1 रुपया तो आपने कमा लिया, बाकी 50 पैसे आप क्या लेके आए, अपनी सेविंग में से खर्चा करने के लिए लेकर आए। क्लियर है। तो इस शेड्यूल से हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस निकल के आई। क्या है सर, एपीसी इज ग्रेटर देन वन व्हेन देयर इज डिस सेविंग। तो एपीसी आपका एक से ज्यादा कब आएगा, जब इकोनॉमी में क्या होगी, डिस सेविंग मतलब सेविंग्स नेगेटिव होंगी। ठीक है सर। एपीसी 1 के बराबर कब आएगा, जब सेविंग क्या होंगी, जीरो होंगी सर, जब सेविंग क्या होंगी, जीरो होंगी सर, आप अपना पूरा पैसा कंजप्शन पे खर्च कर रहे हो। एपीसी लेस देन 1 कब होएगा, जब इकोनॉमी के अंदर सेविंग्स होना चालू हो जाएंगी, जब इकोनॉमी में सेविंग होना चालू हो जाएगी। तो ग्रेटर देन 1 कब होएगा एपीसी, जब डिस सेविंग है। इक्वल्स टू 1 कब होएगा, जब आपकी सेविंग जीरो है। और लेस देन 1 कब होएगा, जब आपके पास कुछ सेविंग्स आना शुरू हो गई है। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एपीएस, ये आपका एपीएस के कंसेप्ट कंटेक्स्ट में बता दिया। एपीएस पढ़ेंगे तब आप इसको बाद में देख लेना कि एपीएस की वैल्यू नेगेटिव होती है जब आपकी जो एपीसी है ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है। इट हैपेंस व्हेन आपका कंजप्शन जो है इनकम से ज्यादा है। ठीक है। हाउएवर वैल्यू ऑफ एपीसी कैन नेवर बी जीरो, वैल्यू ऑफ एपीसी कैन नेवर बी जीरो। एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर, क्योंकि कंजप्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, कंजप्शन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव एट जीरो लेवल ऑफ इनकम पे। तो इस वजह से एपीसी आपका कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है सर। आई होप समझ में आया होगा। इसको प्लीज स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ो। आगे सर, लो बेटे आगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब भैया एक सिंपल सी बात समझना, आप 100 रुपए कमा रहे हो, आपकी इनकम क्या है बेटे, 100 रुपए। आपने 100 रुपए कमाया या तो आपने मान लो एक्स अमाउंट खर्च किया कंजप्शन पे, आपका 80 रुपए आपने खर्च किया। अब आपकी इनकम जो है 100 से बढ़कर क्या हो गई, 150 हो गई। अब आपकी इनकम क्या हो गई, 100 से बढ़कर 150। तो आपकी इनकम में चेंज कितना है, आपकी इनकम में चेंज कितना है, 50 रुपए का। तो आप इस 50 रुपए में से कितना खर्चा करोगे। दैट मीन्स आपकी अगर इनकम चेंज होती है तो उस चेंज इनकम की का कितना पार्ट आप कंजप्शन पे खर्च करोगे, वो होता है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ध्यान देना, मैंने क्या बोला, आपकी इनकम में जो चेंज आया, आपकी जो चेंज इनकम है उसका कितना पार्ट आप खर्च कर रहे हो कंजप्शन पे, आपकी चेंज इनकम का कितना पार्ट आप खर्च करते हो कंजप्शन पे, वो होता है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज एमपीसी। So it is the ratio between the change in consumption and change in income. तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है। सपोज करो आपने अगर 50 रुपए से आपकी इनकम चेंज हुई, आप अगर आप 10 रुपए और कंजप्शन पे खर्च कर रहे हो तो आपका एमपीसी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 अपॉन 50.2। दैट मीन्स आप अपनी इनकम जब आपकी चेंज होती है तो आपकी कंजप्शन पे 20% चेंज आ रहा है। ठीक है सर। इसको अगेन शेड्यूल से समझेंगे। ये इनकम 0 से 100, 100 से 200 चेंज हो रही है, इनकम 100 से चेंज हो रही है, ये आपका कंजप्शन 50 से चेंज हो रहा है हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग। तो आपका जो एमपीसी क्या है, एमपीसी क्या जाएगा 0.5 दैट इज 50 अपॉन 100, 50 अपॉन 100, 50 अपॉन 100। चेंज इन कंजप्शन 50 है, चेंज इन इनकम 100 है। ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, एमपीसी कैन नेवर बी जीरो, एमपीसी कभी भी जीरो नहीं होता है, प्रैक्टिकल चीज है ये। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आ गया सर प्रोपेंसिटी टू सेव। अब बोले सर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या था, आपके कंजप्शन पे खर्चे की आदत, तो प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगा, आपकी सेविंग की आदत। दैट मीन्स आप अपनी इनकम का कितना पार्ट सेविंग, आप अपनी इनकम का कितना पार्ट सेव करते हो। ठीक है। तो इट रेफर्स टू रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम। ठीक है सर। इसमें भी दो चीजें हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है जी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज सिंपल, आप अपनी इनकम में से कितना पार्ट सेव कर रहे हो। आपने 100 रुपया कमाया, आपने 100 रुपया कमाया, 100 रुपया आपकी इनकम है और आपने इसमें से 20 रुपया सेव कर लिया, आपने 20 रुपया क्या कर लिया, सेव कर लिया। तो आपका एपीएस क्या आ गया बेटे, ये आ गया 20 अपॉन 100, दैट इज 0.20। इट मीन्स आप 1 रुपये में 20 पैसे बचा लेते हो, या हम कह सकते हैं आप 20% इनकम अपनी सेविंग में डाल रहे हो। ठीक है जी, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा शेड्यूल से। और समझ सकते हो आप इनकम 0 से, वो सेम एग्जांपल लेके चलूंगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इनकम 0 से 100, 200, 300, 400, कंजप्शन वही 100, 150, 200, 250, 300। सेविंग्स आपकी शुरू में नेगेटिव होंगी, फिर ये पॉजिटिव होती जाएंगी। ये आपका एपीएस आ जाएगा, शुरू में रहेगा इन्फिनिटी, फिर ये -0.33 आ रहा है, फिर 0, फिर -0.2 एंड देन 0.33। दैट मीन्स आपकी इनकम बढ़ने के साथ साथ सेविंग्स भी बढ़ने लग गई। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या आई कि एपीएस जो होता है, आपका जो एपीएस होता है
वो सर नेगेटिव होता है। कब होता है नेगेटिव? जब डिस सेविंग है। जब क्या है? डिस सेविंग। तो एपीएस नेगेटिव कब है? जब इकोनॉमी में क्या है? डिस सेविंग। आप अपनी सेविंग्स को कंजम्पशन पे यूज कर रहे हो। एपीएस जीरो कब होएगा सर? एपीएस जीरो तब होएगा जब आपकी इनकम और कंजम्पशन क्या है? बराबर है। तो सेविंग्स आपकी क्या हो गई? जीरो हो गई। एपीएस कभी भी 1 नहीं होता। एपीएस कभी भी 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है अगर आप 1 रुपया कमाते हो तो 1 रुपया नहीं बचा सकते। कैसे बचाओगे यार? मिनिमम लेवल ऑफ भैया जीरो इनकम पे भी कंजप्शन हो रहा है, तो आप इनकम करके कैसे पूरे इनकम को बचा सकते हो? तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इनकम कभी भी आपकी पूरी सेव नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशंस निकल गई। स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ो। ठीक है जी। फिर आ गया सर मार्जिनल प्रोपेंसिटी। मार्जिनल वर्ड हमेशा ध्यान रखना, आपने 11th में पढ़ा होगा। जहां जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सब कुछ, दैट मीन्स ये चेंज की बात करता है। किसकी करता है? चेंज। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज की बात कर रहा है। तो आपकी इनकम में चेंज आया, उसकी वजह से आपकी सेविंग में कितना चेंज आ रहा है। पॉइंट इज आप अपनी चेंज इनकम में से कितना पार्ट सेव कर रहे हो। अगर आपकी इनकम 100 रुपए से, आपकी इनकम 100 रुपए से बढ़कर 150 रुपए हो गई, तो आपकी इनकम में चेंज कितना आया? 50 रुपए का आया। अब आपने क्या किया साहब? इस 50 रुपए में से 40 रुपए क्या कर लिया? 40 रुपए क्या कर लिया आपने? 40 रुपए सर सेव कर लिया। सर 40 रुपए क्या किया आपने? सेव किया। तो आपका भैया एमपीएस क्या हो गया? ये हो गया बेटे 40 रुपए अपॉन 50 रुपए, दैट मीन्स 0.80। दैट मीन्स आप अपनी इनकम, चेंज इनकम में से 80 पैसा बचा लेते हो। सिंपल सी बात बता रहा है। ठीक है। ये अगेन आप इस शेड्यूल से समझ सकते हो। जहां पर हमने कंजप्शन, सेम एग्जांपल, इनकम सोर्सेज से बढ़ाई, कंजप्शन 50 से बढ़ाया, तो आपकी सेविंग्स आई, आपकी चेंज इन सेविंग आया, दैट इज 50-50-50 एवरी टाइम। एंड आपकी इनकम में चेंज 100-100, तो आपकी एमपीएस क्या हो गया? 0.5। एंड सिंपल सी बात है, आपने पिछले एग्जांपल में एमपीसी क्या था? 0.5। तो आपकी अगर इनकम 1 रुपये से बढ़ी तो 50 पैसा अगर आपने कंजप्शन पे खर्च किया है, तो 50 पैसा कहा किया भैया? सेव ही तो किया है। तो ये वही 50 पैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है। चलिए, अब आपके पास आती है रिलेशनशिप। पहले समझेंगे हम रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। सिंपल सी बात समझो यार। ठीक है। एपीसी क्या होता है? ये वैसे आप समझ लो। एपीसी क्या होता है सर? एपीसी होता है कंजप्शन अपॉन इनकम। क्या होता है? कंजप्शन अपॉन इनकम। और एपीएस क्या होता है? सेविंग अपॉन सर इनकम। तो हम जानते हैं कि इनकम किसके बराबर होती है? इनकम होती है सर कंजप्शन प्लस सेविंग। एएस यही तो होता है। तो हम कह सकते हैं कि एपीसी प्लस एपीएस को अगर हम जोड़ेंगे तो हम बोल देंगे सी अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई। वाई कॉमन हो जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? सी प्लस एस। तो ये हो जाएगा बेटे इनकम अपॉन इनकम इक्वल्स टू 1। सिंपल। समझ गए? नहीं समझ गए? कि एपीसी और एपीएस को जोड़ेंगे तो सी अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई, और सी प्लस एस जो होता है वो हमारा इनकम होता है। वाई यहाँ पर कॉमन आएगा, सी प्लस एस इनकम होता है, तो वाई अपॉन वाई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमने एक चीज कंक्लूड कर ली सर। क्या कंक्लूड कर ली? एपीएस प्लस एपीसी, एपीएस लिखा हुआ है, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1, और वी कैन से एपीसी इक्वल्स टू 1 माइनस एपीएस, और वी कैन से एपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एपीसी। ये तो होगी फालतू बातें। अब समझ लो देसी भाषा में, अगर यार आपने 1 रुपया कमाया है, आपने 1 रुपया कमाया है, तो आपने इसका कुछ पार्ट क्या किया बेटा? कुछ पार्ट इसका आपने कंजप्शन पे खर्च किया। ठीक है। कुछ पार्ट इसका आपने 80 पैसा कंजप्शन पे खर्च कर दिया, तो सेविंग कितनी होगी? 20 पैसे। सिंपल सी बात है। 1 रुपया है, उसी को तो कंजप्शन पे खर्च करोगे और उसी को बचाओगे आप, तो अल्टीमेटली इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1 रुपया आएगा। अगर इस 1 रुपये में से 80 पैसे घटाओगे तो सेविंग मिल जाएगी। 1 रुपये में से अगर सेविंग को घटाओगे तो 80 पैसा मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 रुपया आपकी पूरी इनकम मिल जाएगी। सिंपल फंडा। सेम आपका एमपीसी और एमपीएस के बीच में है रिलेशनशिप, कि आप अपनी चेंज इनकम को या आप अपनी चेंज इनकम का क्या करोगे? कुछ पार्ट कंजप्शन पे खर्च करोगे, कुछ पार्ट सेविंग पे खर्च करोगे, तो दोनों को जोड़ के आंसर क्या आएगा? 1 आएगा सर। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई और ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, एंड वी नो कि डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली डेल्टा वाई के बराबर, और ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, एमपीसी इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस, एंड एमपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी। तो ये हमारी रिलेशनशिप यहाँ पर निकल के आ गई। मतलब अगर हमारी इनकम 1 रुपये से बदली है, तो उसमें से हमने कुछ पार्ट कंजप्शन पे खर्च किया, कुछ सेविंग पे खर्च किया, उन दोनों का जोड़ अल्टीमेटली 1 रुपया ही आना है हमारी चेंज इनकम के बराबर। क्लियर है? तो सिंपल से रिलेशनशिप है, ये आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब सर कंजप्शन फंक्शन क्या बताता है सर? ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इनकम। क्या बताएगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच की रिलेशनशिप। इसकी जो इक्वेशन है वो हमारी है कंजप्शन इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस बी वाई, ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस बी वाई, और बी होता है हमारा एमपीसी। बी क्या होता है? ये होता है हमारा एमपीसी। क्या होता है हमारा? एमपीसी। ठीक है। एमपीएस को हम कैसे लिख सकते हैं? एमपीएस को हम 1 माइनस एमपीसी को हम 1 माइनस एमपीएस भी
लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये इसको हम इससे चेंज भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग इसको हम यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि आपसे कंजप्शन पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल में, ऑटोनोमस कंजप्शन पूछा जा सकता है, इनकम पूछी जा सकती है। मतलब आपको जो है कुछ चीजें दे दी जाएंगी, कुछ नई मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगी वो आपसे निकलवाएंगे। ठीक है जी, तो इस इक्वेशन का आप ध्यान रखना। ठीक है, ये सेम आके आपके अगेन वही सेम आपकी इनकम, कंजप्शन, ये एपीसी, ये चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन इनकम एंड ये एमपीसी। ठीक है, तो सिंपल सिंपल सी बातें, ज़्यादा कुछ इसमें परेशानी वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़िएगा। अब हमको डायग्राम ड्रॉ करना है सर, कंजप्शन फंक्शन का डायग्राम ड्रॉ करना है। तो लो यार, डायग्राम क्या है, सिंपल सा डायग्राम आएगा। बोले सर क्या डायग्राम आएगा? बोले सर ये लो। बोले सर क्या डायग्राम आएगा? ये लो डायग्राम। इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट। ठीक है सर, ये कंजप्शन, एंड वी नो कंजप्शन कर्व जो होता है वो हमारा अबव द पॉइंट ओरिजिन से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है सर? अबव द ओरिजिन से स्टार्ट होता है। और ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि ये हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन रहेगा, जीरो इनकम पे भी मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन रहेगा। तो जो हमारा कंजप्शन कर्व है वो एक पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है। ठीक है जी, तो ये बेसिक बात हो गई। सी लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम 100, इन्होंने यहाँ पे वैल्यू की बात करी हमने, अगर इसको हम 100 रुपये मानते हो तो 100 से स्टार्ट होएगा सर। ठीक है, इंडिकेटिंग दैट सी 100 रहेगा जब इनकम क्या होगी? 0 होगी। दिस इज द मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। सी लाइन क्या होती है? पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है, अपवर्ड जाती है लेफ्ट टू राइट। इनिशियली सी लाइन इज अबव द वाई लाइन बट इवेंचुअली इट इज बिलो द वाई लाइन। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहे हैं सर? ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो इनकम लाइन है, जो आपकी इनकम लाइन है, ये लो इनकम लाइन ड्रॉ करता हूँ 45 डिग्री, इनकम लाइन ड्रॉ करता हूँ 45 डिग्री। ठीक है जी, ये आपकी इनकम लाइन है। ठीक है, 45 डिग्री। तो इनिशियली क्या होता है सर? इनिशियली आपका कंजप्शन जो है आपकी इनकम से ज़्यादा होता है, आपका कंजप्शन आपकी इनकम से ज़्यादा होता है। तो ये जो रीजन है ये किसका है? ये रीजन हमारा डिस सेविंग का है। किसका रीजन है भैया? डिस सेविंग का। यहाँ पर जो है सेविंग नेगेटिव है। ठीक है, इसके बाद जो है ये अबव द, मतलब ये बिलो द इनकम लाइन हो जाता है, ये बिलो द इनकम लाइन हो जाता है। दैट मीन्स आपकी यहाँ पर इनकम ज़्यादा हो जाती है और कंजप्शन कम हो जाता है इनकम से। तो यहाँ पर हमारी सेविंग्स निकल के आने लग जाती है, यहाँ पर हमारी सेविंग्स निकल कर आने लग जाती हैं। तो सिंपल सा पॉइंट है, बड़ा ही मधुर डायग्राम है, इसको आप ड्रॉ करना, समझना बड़ा इजी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे आ गया आपके पास सेविंग फंक्शन। क्या आ गया सर? सेविंग फंक्शन आ गया। अगेन सेविंग फंक्शन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। दैट मीन्स आप अपनी इनकम का किस तरह से सेविंग करते हो। ठीक है, इसका भी इक्वेशन ही आ गई, सेविंग इक्वल्स टू दैट इज ऑटोनोमस सेविंग, जो कि शुरू में नेगेटिव रहेगी, तो मैंने नेगेटिव साइन लगाया, प्लस 1 माइनस बी वाई, प्लस 1 माइनस बी वाई। बी क्या था? बी था सर एमपीसी, और 1 माइनस एमपीसी क्या होएगा? 1 माइनस एमपीसी होएगा एमपीएस। क्या होएगा? एमपीएस। तो 1 माइनस बी इज बेसिकली योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है जी, ओके सर। ये वही शेड्यूल, इनकम दिया, कंजप्शन दिया, सेविंग्स दी जो नेगेटिव थी, फिर एपीएस आ गया आपका जो आपने निकाला, देन चेंज इन सेविंग्स आ गई, चेंज इन इनकम आ गई, तो आपका एमपीएस आ गया। ठीक है, चलिए ये यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है, हाँ ये बेटा ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, 0.33 है, ये 0.2 है। ठीक है, ठीक है, और ये भी कुछ होगा, ये क्या होगा मैं देख लेता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर है। एपीएस हमारा सेविंग, हाँ ये 0.25 ठीक है, और ये है हमारा 50/300, सॉरी ये 0.2 नहीं है, ये सही है, ये वाला तो सही है 0.167। और ये क्या है? नहीं सही तो है यार, सही है गुरु, एपीएस सही है, सही है, सही है, सही है, नहीं सही है, कैलकुलेशन सही है, मुझे लगा गड़बड़ हो गई, पॉइंट सही है, -0.5, दैट इज सेविंग अपॉन इनकम माइनस 550/100, तो -0.5 हो गया। ठीक है सर, तो इस तरह से आपकी चीज़ें भी कैलकुलेटेड है। आगे बढ़िए। बोले सर एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ कर दो। बिल्कुल आपके प्यारे प्यारे बच्चों के जैसा एक प्यारा सा डायग्राम। लो बेटे आपके लिए भी ड्रॉ करता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे बेटे, आपके लिए सब कुछ हाजिर है। लो, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करूँगा, ये ऐसे,
ठीक है सर। बोले ऐसे क्या सर, इसमें क्या था सर, ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पर इनकम, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट है, ये आपका आ गया। सेविंग कर्व की बात कर लें, ये आपका जो है वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जीरो से नीचे नेगेटिव वैल्यूज हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज हैं। क्लियर है, ये आप सब बच्चे अच्छे से जानते होंगे, ठीक है जी। अब बोले सर अब डायग्राम कैसे बनेगा? बेटे सिंपल सी बात है, आपकी इनिशियल स्टेज में सेविंग्स क्या होती हैं? आपकी इनिशियल स्टेज में सेविंग्स क्या होती हैं? बोले सर नेगेटिव होती हैं। क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं। तो आपकी जो सेविंग कर्व है वो कहाँ से स्टार्ट होएगा? बोले सर वो हमारा जो है सर नेगेटिव से स्टार्ट होएगा। तो ये आपका जो है ऑटोनोमस सेविंग्स है। क्या है? ऑटोनोमस सेविंग, जो कि क्या है आपकी नेगेटिव है। तो ये जो रीजन है ये आपका क्या है बेटे? ये आपका बेटे डिस सेविंग है। क्या है बेटे? ये डिस सेविंग है, ठीक है। और ये जो रीजन है आपका, ये जो डॉटेड वाला रीजन है, ये आपकी क्या है? आपकी इनकम जो है उसमें से ये आपका सेविंग वाला रीजन है। कुछ पार्ट आप सेव करने लग जाओगे, ठीक है सर। और ये आपका क्या हो जाएगा बेटे? ये आपका हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, पॉइंट बी। दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। क्या है ये? ब्रेक इवन पॉइंट। हेयर योर सेविंग्स आर जीरो। आपकी सेविंग्स क्या है? जीरो हैं। तो आपकी इनकम बेसिकली कंजप्शन के बराबर है, ठीक है जी। ये वो पॉइंट है आपका, ठीक है। तो ये आपका सेविंग फंक्शन का एक सुंदर सा मधुर सा डायग्राम हो गया। ड्रॉ कर देना, एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है आपको। ये ऐसा से एक पॉजिटिव स्लोप्ड कर्व है, ठीक है। ये शो करता है कि इन जो सेविंग है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ है? इनकम के साथ। इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, ठीक है सर। सेविंग कर्व जो हमारा एसएस कर्व है, जो हमारा ये एसएस कर्व है, ये स्टार्ट कहाँ से होएगा बेटे? ये स्टार्ट होएगा वाई एक्सिस से। ये शो करता है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी डिस सेविंग्स होती हैं और नेगेटिव सेविंग्स होती हैं। जहाँ पर सेविंग कर्व कट करेगा एक्स एक्सिस को, उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट बीपी, ठीक है जी। जहाँ पर सेविंग्स क्या है? जीरो है बेसिकली आपकी। बीपी के बाद सेविंग्स पॉजिटिव हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएंगी, ठीक है। ये आपकी ओवरऑल डायग्राम की एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है। आपको एग्जाम में चेप देनी है। चलिए अब छोटी छोटी बातें, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट्स विच आर नॉट इनकम इलास्टिक। वो इन्वेस्टमेंट्स विच आर नॉट इनकम इलास्टिक, इनकम इन इलास्टिक होते हैं। ये क्या होते हैं? इनकम इन इलास्टिक। दैट मीन्स इनकम के लेवल से फर्क नहीं पड़ता। ये होते हैं वो इन्वेस्टमेंट्स जो कि विदाउट एनी मोटिव ऑफ प्रॉफिट किए जाते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट इनको करती है, ठीक है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो दिस रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। जनरली डन इन द गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। इनका वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है? जनरली कॉन्स्टेंट रहता है। देन आ जाता है हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स आर इनकम इलास्टिक। ये क्या होते हैं बेटा? ये हमारे इनकम इलास्टिक होते हैं। इनकम इलास्टिक मींस अगर इनकम बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेंगे, ठीक है। ये भी बढ़ेंगे। दिस आर डन बाय द प्राइवेट सेक्टर बेसिकली एंड हेयर द मेन मोटिव इज टू अर्न द प्रॉफिट, ठीक है। एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स रेफर टू द इन्वेस्टमेंट विच आर मेड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एज डन बाय द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। जैसे जैसे ये इनकम इलास्टिक होते हैं, नेशनल इनकम ऊपर जाएगी तो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक, एक्स एंटे सेविंग्स एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट्स। एक्स एंटे बोलो, मैं इसको बोलता हूँ एक्स एंटी। क्या? एक्स एंटी। बोले सर क्या बोल गए आप? ये बेटा ये वही है, आपकी एक्स आपके बच्चों की जो बन गई है एंटी। बात समझे? मतलब ये बेटे जिसके साथ तुमने प्लानिंग कर रहे हो ना कि तुम शादी करोगे और उसको अपने बच्चों की मम्मी बनाओगे, अल्टीमेटली उससे तो शादी होएगी नहीं, शादी किसी और से होएगी और वो आपके बच्चों की क्या बन जाएगी? आंटी। दैट मीन्स आपकी प्लानिंग क्या हो गई? आपकी एक्स क्या हो गई? आपकी प्लान्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक्स एंटी सेविंग इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? ये आपकी प्लान्ड सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स है। इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स लोग प्लान कर रहे हैं उनको बोलते हैं एक्स एंड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। आपकी एक्स आपके बच्चों की एंटी, मतलब आपकी जो प्लानिंग है उसकी बात कर रही है, ठीक है। अब भैया आगे क्या आएगा? आगे आएगा एक्स पोस्ट। मतलब आपने ये पोस्ट जो थी आपकी एक्स की पोस्ट अब किसको मिल गई है? आपकी बीवी को मिल गई है, आपकी वाइफ को मिल गई है, आपके हस्बैंड को मिल गई है, ठीक है। अब वो क्या हो गए आपके? ठीक है, अब वो क्या हो गए आपकी? एक्चुअल। आपकी क्या है? वो हकीकत है सर। तो ये क्या है? एक्स पोस्ट सेविंग्स इन्वेस्टमेंट क्या है? ये एक्चुअल सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जो इकोनॉमी में हो रहे हैं। तो एक्स एंड इन्वेस्टमेंट सेविंग क्या है? एक्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग है योर प्लान्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जबकि एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? ये होते हैं मेरे बेटे एक्चुअल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। चलिए आगे आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट की वो सिचुएशन होती है जहां पर जो भी एबल पर्सन है, जो काम करना चाहता है, उसको काम मिल रहा है। उसको क्या मिल रहा है? काम मिल रहा है। ये हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या काम ने? एबल पर्सन हु इज एबल टू डू वर्क, ठीक है।
उसके अंदर स्किल है, क्वालिफिकेशन है, उसको अगर काम, और वो काम करना चाहता भी है और तब उसको काम मिल रहा है, तो क्या क्या हो गया ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ये वो सिचुएशन है जहां पर पीपल्स आर नॉट विलिंग टू वर्क। सुटेबल काम है, सुटेबल काम है, लेकिन लोग काम नहीं करना चाहते, अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहते, तो वो अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड है, अपनी इच्छा से बेरोजगार है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और ये जो लोग होते हैं ये हमारी लेबर फोर्स में इंक्लूडेड होते हैं, हमारी लेबर फोर्स में इंक्लूडेड होते हैं, मान के चलते हैं कि इनको काम मिल रखा है, क्लियर है, तो इनको हम बेरोजगार नहीं मानते हैं। जिन लोगों के पास काम है और वो कर नहीं रहे अपनी इच्छा से, उनको हम बेरोजगार नहीं काउंट करते हैं, उनको हम रोजगार वाले ही काउंट करते हैं, तो ये टेंशन का विषय नहीं है। ठीक है, अगर वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में है तो ये कोई ज़्यादा, ये हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट इसको ट्रीट नहीं करते हैं। फिर आ गया आपका लास्ट में इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्या आ गया सर? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वो सिचुएशन जहाँ पर लोग काम करना चाहते हैं, लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास काम है नहीं, उनके पास काम है नहीं, ये वो सिचुएशन है जहाँ पर कि लोग क्या है, बेरोजगार है। मतलब आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है उसकी डेफिशिएंसी है। काम कब मिलेगा? जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी, मतलब जब लोग ज़्यादा प्लान करेंगे गुड्स एंड सर्विस को खरीदने के लिए, उस पर खर्चा करने के लिए, तो प्रोड्यूसर्स भी ज़्यादा प्लान करेंगे आउटपुट के लिए, अल्टीमेटली उसके लिए उनको क्या चाहिए होगा? उनको लेबर चाहिए होगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमी में बढ़ेगा। ठीक है, तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? एग्रीगेट डिमांड जो है उसमें डेफिशिएंसी है, ठीक है, वो उतनी हो नहीं पा रही, तो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर जो है वो प्लान उतना आउटपुट कर नहीं पा रहे, एग्रीगेट सप्लाई उतनी हो नहीं पा रही, इसलिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो नहीं पा रहा। अगर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में है तो हम कहेंगे कि भैया हम जो है फुल एम्प्लॉयमेंट, हम जो है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो ये सिचुएशन हमारी टेंशन की सिचुएशन होती है। इट विल इंडिकेट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। इसकी वजह से क्या होगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होएगा, जितना रिक्वायर्ड है आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए उतना आउटपुट बन नहीं रहा है। समझ गए आप बात? तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। एंड इसी के साथ सर आपका ये चैप्टर नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा प्यारा सा खत्म हो गया। आई होप आपको बेटा समझ में आया होगा। एंड इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा, अपना सपोर्ट मुझे देते रहिएगा। मैं ऐसे नए नए वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, आपके साथ खड़ा रहूँगा आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। सो टिल देन आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियोस पे कोई भी आपके डाउट्स है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपनी पढ़ाई करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। लव यू बेटा, टेक केयर, बाय बाय। बाय बच्चों।